फर्स्ट पार्ट इजी है। रिलीज इस बार आपने टॉप से नहीं किया है, 30 डिग्री से करा है। क्या चीज? फोर्स का आंसर कैसे? रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे? तो जो नॉर्मल होगा वही तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और नॉर्मल mg के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। वैल्यू गलत लिया है क्या? हाँ, फोर्सेस बताइए, नीचे क्या लगेगा? mg का ये एंगल भी कितना होगा? ये कंपोनेंट कितना? और यहाँ पे क्या लगेगा? CFF कितना होगा? 0, क्योंकि जस्ट रिलीज किया है, स्पीड 0 है तो CFF भी 0। देयरफॉर पार्ट वर्क के आंसर में बस यही करना था, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और क्या पूछा था आपसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए पहले ये थीटा चाहिए होगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाइए। कॉस थीटा कितना आया? कुछ गलत हुआ है। ये बताइए, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये वाला 30 डिग्री पे बना है तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना? ये थीटा एंगल वाला है तो ये कितना हो जाएगा? तो h हाइट कितना गिरा ब्लॉक?
एन जीरो करो, एक वेलोसिटी वहां से भी मिलेगी थीटा एंगल पे, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी इक्वेट कर दो। इसको कह दो इनिशियल। ठीक है, वहां तक ठीक है, उसके आगे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके आगे आप नहीं जा सकते बिना उसके। थीटा एंगल पे जरा डायग्राम बनाओ। थीटा एंगल पे बाहर क्या लग रहा होगा, एन, इसी को जीरो करना है। बट अगर मैं ऐसा ही डायग्राम बनाऊं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वहां पे एट एंगल थीटा। सपोज दिस इज द एंगल थीटा जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक तो नीचे क्या लग जाएगा, mg का यहाँ कंपोनेंट कितना, mg cos थीटा। बाहर में क्या लगेगा, और एक क्या लगेगा, n को कितना कर देना है, ये CFF का वैल्यू कितना हो जाएगा, mv²/r, और v का वैल्यू यही यूज करेंगे। यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ये दो को सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ मिलेगा। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वहां से आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। cos इनवर्स 1/√3 का जो वैल्यू है दैट वुड बी 54.73 डिग्री। अब एक्चुअल एग्जाम में पेपर ये क्वेश्चन होगा तो आपको वैल्यू देंगे वो, वरना सॉल्व नहीं होगा। हाँ, वो मिल गया तो फिर आप फटाफट बता दोगे सब यूनिट्स मेजरमेंट्स यूज करके।
यहाँ तक आए, यहीं तक आना था आपको, जो भी सिखाया उसके बेसिस पे। यहाँ से आगे हम डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करेंगे। देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 54.73 डिग्री माइनस कितना डिग्री, ये कितना आ जाएगा, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज करना है। आर कितना है, आर को आर ही ले लेंगे, और थीटा कितना है 24.73 डिग्री में है, रेडियन में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, आर इंटू थीटा है बस। बट अंटिल यू नो दिस वैल्यू आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, वही मेरा ये कहना है कि आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 तक ही निकाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको या तो वैल्यू गिवन हो या फिर कोई मेथड हो आपके पास जो कि नहीं होगा। अच्छा, ओके, इससे भी आ रहा है क्या, बट इससे वर्टिकल हाइट मिल रहा है ना आपको। जब डिस्टेंस पूछ रहा है तो दे आर आस्किंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ये वाला। आ रहा है समझ में आयुषी, आपने जो निकाला है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाला है, बट आपसे वो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वहां फंस जाएंगे हम लोग। तो नीट में एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, नीट में जब वो पूछेंगे तो कुछ डेटा आपको देंगे, या फिर वो थीटा ही पूछ लेंगे कि कितने एंगल पे ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर जाएगा, उससे आगे नहीं जाएंगे वो। उससे आगे जाने के लिए उनको कुछ तो आपको देना पड़ेगा डेटा ऑब्वियसली। सो दिस कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नियर अबाउट कर सकते हो तो नियरेस्ट ऑप्शन टटोल पाओगे। अब मैथ्स तो आप ही पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं है इससे आगे जाने का। तो फाइनल आंसर कितना बोला था, 0 पॉइंट, बुक में 431 आर दिया, उन्होंने एग्जैक्ट लिया होगा, तो आप ये लिख लो। सब लाइन लिख लो जो भी लिखा है बोर्ड पे मैंने। और प्लीज सेपरेट डायग्राम्स बनाए कि घर पे जब रिवीजन करे तो समझ में आए डायग्राम में दिया क्या था, पूछा क्या है। क्वेश्चन वाले डायग्राम में ही गंदा कर लोगे तो फिर क्या ही समझ पाओगे। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट जहां पे जीरो हो, मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, व्हाट इज मास मोमेंट। वो तो सेंटर ऑफ मास है जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। मास मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है ये बताओ। पहले लिख लेने दो, जिन्होंने लिख लिया उनसे थोड़ी वार्तालाप की जाए ना। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, आर क्रॉस एफ वेक्टोरियली। एंगुलर मोमेंट को क्या, एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसको आप क्या लिखते हो, आर क्रॉस पी।
ऐसे ही मास मोमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट भी नहीं है, मास इनटू पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है मास मोमेंट। तो बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट सभी पार्टिकल्स का मास मोमेंट जीरो हो, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। आएंगे उस पे, हेडिंग लगाइए, बढ़िया चैप्टर है। सेंटर ऑफ मास एज अ कॉन्सेप्ट ही क्यों यूज करने की जरूरत पड़ी? तो सिस्टम के ऊपर भी तो क्या कहते हैं कि मोशन का एनालिसिस करने के लिए F इज इक्वल टू ma लगा सकते थे या नहीं? ये है रीजन। F इज इक्वल टू ma जो है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉइंट मासेस, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाने के लिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास में रिड्यूस कर देते हैं, और फिर हम ये सब करेंगे। अभी तक अगर फिजिक्स मुश्किल लगी है तो अब तो हैप्पी दिवाली शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही दो चैप्टर्स टफेस्ट हैं आपके मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन। ये संभाल ले गए। बच्चों को टफ लगता है, मेरे को तो इजी लगता है। मेरे को अपने टाइम पे भी रोटेशन अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे को समझ में आता था। ऐसा ऐसा कुछ IIT में 3 हाथ है क्या मेरा? दिमाग एक और इनकॉग्निटो में है क्या आपकी भाषा में? नहीं, सब आप ही के जैसा है। वर्क एथिक्स अच्छा रखो। IITians का वर्क एथिक्स अच्छा होता है। वो कोई काम या तो शुरू नहीं करेंगे, जो मैंने कॉमन देखा अपने दोस्तों में भी, मेरे अंदर भी, या तो वो काम शुरू नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं डालेंगे, और अगर डाल दिया तो एंड करके ही मानेंगे। उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। कोटा में कई कई दिन ऐसे बीते जिसमें एक ही सवाल लेके बैठा हूं मैं दिन भर फिजिक्स में। वो जब तक समझ, अब तो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज है। हम लोगों को तो बुक्स पढ़नी पड़ती थी कि तेरे पास जो बुक है वो दे दे, उसमें देखो क्या पता कुछ एक्सप्लेनेशन हो। मेरे पास HCV था, वो पढ़ना पड़ता था। किसी और के पास कोई और बुक है, वो ले लिया, किसी का मॉड्यूल में रीड किया। तो जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है ना, तब तक उसके पीछे पड़े रहना है। देन आप IITian हो, डिग्री हो नहीं हो मैटर नहीं करता है। वो वर्क एथिक्स है जो आपको अच्छे कॉलेज में ले जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ IITians ही ऐसा कर रहे हैं। जो भी अच्छे कॉलेज में बच्चा है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे NIT हो, चाहे IIT का हो, ये वर्क एथिक्स होगा जरूर। कि काम पूरा नहीं हुआ तो बेचैनी मची रहेगी, वो दिमाग में हमेशा कंसिस्टेंटली चलते रहेगा। ये इनकॉर्पोरेट कर लो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने वर्क एथिक्स में, देन यू आर गुड टू गो। और कुछ नहीं चाहिए आपको। क्या IITian मतलब क्या? ऐसा डिग्री पीछे लगा के थोड़ी घूम रहा हूँ सबको बताने के लिए। मेरा शक्ल देख के ऐसा भिखारी समझेगा लोग कि ये IITian थोड़ी है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट आपका काम बोलना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? अब हेडिंग लगाए सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 2 चैप्टर्स आएंगे। हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। पहले मैं पूरा लिख ही दूं एक बार। अब जब भी सेंटर ऑफ मास बोलूंगा आप COM लिखते जाओगे बस। पहला हेडिंग लगाएं। लिखिए इसमें
it consists of a number of particles. It consists of a number of particles which interact with each other. It consists of a number of particles which interact with each other by exerting forces on each other. By exerting forces on each other. तो ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे, फोर्स लगा के, उसी को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एसओपी. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. पहले 1 लिखना, उसके बारे में लिखवा दो, फिर नीचे 2 लिखना. डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के नीचे लिखना, इट कंसिस्ट ऑफ, डिस्क्रीट पार्टिकल में लिखना, इट कंसिस्ट ऑफ many individual point masses. It consists of many individual point masses within the system. It consists of many individual point masses within the system. Continuous particle system heading लगाना. कंटिन्यूअस पार्टिकल में लिखिएगा, इन दिस सिस्टम लिख सकते हो. इन दिस सिस्टम द masses combine together. In this system the masses combine together to form an extended object. In this system the masses combine together to form an extended object. एग्जाम्पल लिख लो, रॉड कॉमा स्फीयर. तो बहुत सारे पॉइंट मासेस अलग अलग हैं, तो ये कैसा सिस्टम बनाएंगे? डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. और यही मासेस कंबाइन होके कोई ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये कैसा मास सिस्टम है? कंटिन्यूअस. ठीक है, नेक्स्ट लिखना, ये हो गया, हेडिंग लगा लो. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्यों जरूरत पड़ी वो लिखना है आपको. दो मेरा ही लिखवाया हुआ है.
अभी पागलपन छा जाएगा ना, फाड़ वाड़ दूंगा मैं। आधा पागल बोलते भी मेरे गांव में मेरे को, पूरा मत बनाओ मेरे को अभी। लिखिए, न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड only for point masses. Newton's laws are valid only for point masses. In order to use them, for extended objects, in order to use them for extended objects, we use the concept of center of mass. We use the concept of center of mass. Next point में लिखना, the center of mass moves, COM लिखते जाना, the center of mass moves as if all the mass of the system, the center of mass moves as if all the mass of the system is concentrated. The center of mass moves as if all the mass of the system is concentrated at one point, ब्रैकेट में COM लिख लो, at one point, ब्रैकेट में COM, ब्रैकेट क्लोज करना, and all the external forces acting on the system were applied at this point. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जब भी सेंटर ऑफ मास बोलूंगा आप COM लिखते जाना. The center of mass for a body, the center of mass COM for a body or an SOP system of particles, the COM for a body or an SOP system of particles is a point where entire mass of the object or the system is assumed to be concentrated. लास्ट पॉइंट है, it is defined as the point about which the sum of mass moments जहां पे सम ऑफ लिखा है ना, वहां पे कहीं पे वेक्टर वर्ड ऐड कर लो, वेक्टर सम ऑफ. It is defined as the point about which the vector sum of mass moments of all the particles is 0. यहाँ पे वेक्टर लगा लो सम के पहले. ऐसे लिख लो, ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास का. और ये जो Z है इसी को हम कहते हैं ZI है सपोज, तो इसको हम बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ
ith पार्टिकल। नेक्स्ट हेडिंग है मास मोमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मास मोमेंट, ब्रैकेट में z वेक्टर। तो जिस पॉइंट के अबाउट सभी पार्टिकल्स का मास मोमेंट जीरो है, उसी पार्टिकल को मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे, वो हमारा सेंटर ऑफ मास है। क्या कोई कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही होना चाहिए? नहीं। रिंग वगैरह का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। ये सेंटर बॉडी ये है, क्या बॉडी के बाहर है? बिल्कुल। तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं, ऐसा स्टेटमेंट पूछते कि COM शुड ऑलवेज लाई विद इन द बॉडी, ट्रू नहीं होगा वो, ठीक है। मास मोमेंट में पहला पॉइंट लिखिए, मास मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मास मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल is the product of mass moment of a particle is the product of mass and is the product of mass and position vector of the particle. Mass moment of a particle is the product of mass and position vector of the particle. मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। पोजीशन वेक्टर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर इनटू वेक्टर क्या देता है? z कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज ऑलवेज डिफाइंड और कैलकुलेटेड, जो वर्ड चाहे ऐड कर लो, इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट, इट इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। थर्ड पॉइंट के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है। ये XY प्लेन है, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे कोई मास है m। ओरिजिन से इसको जिस वेक्टर से ज्वाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो ये अगर ओरिजिन है तो आपको लिखना ये डायग्राम बना के, मास मोमेंट ऑफ m अबाउट द ओरिजिन z इज इक्वल टू m इंटू r। अच्छा, थोड़ा सा आगे का चीज पूछ लूं, क्या सेंटर ऑफ मास इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ओरिजिन कहाँ डिफाइन करा है? नहीं। रिंग है सपोज, तो रिंग का कहाँ लाई करता है? सेंटर पे। आपका मन करे ओरिजिन यहाँ लो तब भी COM यहाँ है, आपका मन करे ओरिजिन यहाँ लो तब भी COM यहाँ है, आपका मन किया ओरिजिन यहाँ ले लो तब भी COM यहीं रहेगा, आप अपने घर पे ओरिजिन बनाओगे तब भी COM यहीं रहेगा। तो वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आगे लिखवा लेंगे ये पॉइंट। ये लिख लिया क्या? ये पॉइंट कंप्लीट करो। अब ये बताओ कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? SI यूनिट क्या होगा? केजी मीटर। तो इसके बाद लिखना है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका अगला पॉइंट लिखना SI यूनिट ऑफ Z। नेक्स्ट पॉइंट था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
व्हाट इज द एसआई यूनिट? केजी मीटर. सीजीएस यूनिट? ग्राम सेंटीमीटर. क्या कन्वर्जन होगा दोनों में? केजी से ग्राम में आओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000. और यहां से यहां आओगे तो 100. टोटल कितना हो जाएगा? 10^5. यहाँ से यहाँ आने में 1000, यहाँ से यहाँ आने में 100. 10^5 हो जाएगा. हालांकि इस पे क्वेश्चंस होते नहीं है, बट स्टिल अब बात हुई है तो लिख ही लो. केजी सर का फिजिक्स में बड़ा बोल वाला है नहीं? केजी सर के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है. फिजिक्स टीचर का इज्जत ही नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. लिख लिया ये पॉइंट. चिल तो मैं हूं, अदरवाइज भी. हाँ, मेरी मम्मी ने ना मट्टी खाया था जब मैं पेट में था, आई थिंक इसीलिए. उनको बहुत क्रेविंग्स उठती थी मट्टी खाने की. तो अभी भी मुझे बोलती है ना, तू ऐसा कैसे हो गया? तो बोला मट्टी जो खाई थी. एनीवेज, अरे थोड़ी देर पहले कह रहे थे आईआईटीएन हो. आईआईटीएन जैसा 20 क्लास में बात नहीं करते. तो बात करोगे क्या क्लास में? और मामू क्या हाल है, ऐसा बोलोगे क्या उत्सव? लास्ट से पैसे वसूलोगे लग रहा है मेरे को. बस चुप हो जाओ. जिंदगी में जिस दिन एक टाइम पे एक काम करना सीख जाओगे ना, उस दिन हो जाएगा, मजा आएगा फिर. एनीवेज, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है. ध्यान से सुनना बहुत. अगर ये m1 है, ये m2 है, तो ये दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही पड़ेगा. आ रहा है बात समझ में? और दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में ही पड़ेगा. अगर मासेस इक्वल है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे पड़ेगा. अगर लेफ्ट वाला मास हैवी है तो वो लेफ्ट की तरफ होगा, राइट वाला हैवी है तो राइट की तरफ होगा. अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है किधर होगा. हम मार्क कर लेते कि कहीं पे बीच में यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है. अगर ये दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस आपको d दिया है, d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस m1 एंड m2. अब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है क्या जिसके अबाउट मास मोमेंट जीरो होता है? तो इसके अबाउट इसका मास मोमेंट और इसके अबाउट इसका मास मोमेंट कितना होना चाहिए? दोनों का सम जीरो होना चाहिए. अगर मैंने कह दिया कि ये वाला x है डिस्टेंस, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? इसको एज अ वेक्टर यूज करोगे, क्योंकि मास मोमेंट जब आप m1 का लिखोगे, वेक्टर जब दोनों डायरेक्शन में होते हैं, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो? राइट वाली. तो हम लिखेंगे मास मोमेंट ऑफ m1, इसी को हम क्या बोल देंगे? z1. और z1 का वैल्यू कितना लिखेंगे वेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? मास कितना है? m1 इंटू इस x को क्या लिखेंगे? -x. मास मोमेंट ऑफ m2 जो होगा z2, ये कितना होगा? m2 इंटू d - x. हमें ये पता है कि अबाउट सेंटर ऑफ मास
मास मोमेंट्स का सम कितना होना चाहिए? 0। तो हमें पता है कि अबाउट COM समेशन ऑफ Z शुड भी कितना? 0। इसी का मतलब है Z1 प्लस Z2 का वेक्टर सम भी कितना हो जाएगा? 0। Z1 की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस M1 इंटू एक्स। Z2 की जगह पे M2 इंटू डी माइनस एक्स। सब कुछ मिलके कितना? ब्रैकेट ओपन करवाना, क्या मिलेगा? M2 इंटू डी माइनस, ये दोनों माइनस वाले टर्म्स वहां जाएंगे तो M2 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं? M1 प्लस M2 इंटू एक्स। हमें x निकालना है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। और x मिल गया है तो क्या d माइनस एक्स भी निकाल लोगे? बिल्कुल। यहां तक लिखिए। ये भी ऐड कर लीजिए।
लिख लिया। अब इसको देखो याद कैसे रखते हैं। m1 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूले में कौन सा मास है, m2। इसको हम बोलेंगे सामने वाला मास। आ रहा है समझ में? जब m1 से डिस्टेंस निकालना है तो सामने वाला मास कौन सा है, m2। तो सामने वाला मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। आ रहा है बात समझ में? अगर मैं यहां से देखूं d माइनस एक्स कहां से डिस्टेंस है, m2 से, मेरे लिए सामने वाला मास कौन है, m1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सामने वाला मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, और नीचे क्या आ जाएगा, सम ऑफ द मासेस। तो ऐसे याद रखोगे। आ रहा है समझ में? सामने वाला मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस इसी पे, कुछ पॉइंट्स पहले लिख लो इसी के नीचे। For two particles, center of mass always lies on the line joining the masses. ये बताओ m1 और m2 इक्वल हो जाए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, d/2। तो हम बोलेंगे इफ द masses आर इक्वल COM lies at the midpoint of the line joining the masses। अनइक्वल हो गया तो किसके तरफ रहेगा, हैवी या लाइट? फाइव kg से कितना डिस्टेंस, 50 और यहां से 20।
कितना 3 kg से कितना, और यहाँ से कितना बच जाएगा फिर, कितना 24। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है क्या, यही आना भी चाहिए वैसे तो। एक निकाल लो, दूसरा 72 में से या 25 में से माइनस कर लो, इससे भी आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला यूज करवाइए जरा। सपोज ये डिस्टेंस x है, तो x के लिए सामने वाला मास कौन सा है, 10 kg। डिस्टेंस बिटवीन द मासेस कितना है, और सम ऑफ द मासेस कितना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें सपोज मैं इसको x लिखता, इस x के लिए सामने वाला मास कौन होता, ये अगर x है तो 3 kg, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस और सम ऑफ द मासेस, ठीक है। हेडिंग लगाइएगा COM फॉर 3 और मोर देन 3 मासेस। बात मत करो, लॉन्ग टर्म में बहुत घातक है बात करना, आप लोग क्यों नहीं समझते हो। कुछ बोलो ही मत क्लास में, सत्संग है, इसमें बाबा को बोलने दो, आप थोड़ी बोलोगे। अनिरुद्धाचार्य का सत्संग का वीडियोस देखा है मैंने, पब्लिक खाली क्वेश्चन पूछता है, बाबा ज्ञान देते हैं। यहाँ पे उल्टा चल रहा है। यही नहीं करना एग्जैक्टली जो अभी किए हो गया। ऐसा बात करने का मन करेगा, बट डोंट गिव इन टू दैट टेम्पटेशन ना। करने का तो ऐसा बहुत कुछ मन करेगा, रील पे नाचने का भी मन करेगा, नाच थोड़ी दोगे यार, कम ऑन। आई मीन ऐसा बुरा नहीं है, नाचो, वरना लोग देखेगा क्या। अबे टीचर्स नाच रहे यार। पीडब्ल्यू में एक क्राइटेरिया है कि अगर एज ए टीचर सपोज मैं अप्लाई करता हूँ, तो क्लास वास जो लूंगा वो तो अलग है, मेरे को लोग अलग से बोलेगा एक रील भी तेरे को बनाने का है, डेली का या वीकली है मुझे पता नहीं, बट उसमें वो उनका उस पर फोर्स करते कि आपको ये भी बनाना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर फर्स्ट, टीचर बाद में। टीचर नहीं भी हो चलेगा, हम लोग ऐसा नाच नहीं रहे रील पे, बेइज्जती मत करो। अरे वो इसी में से कुछ काट देता है वो लोग, तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब। दीज आर जोक्स, नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा। क्लास में आओ, बात मत करो बस। प्लीज कुछ लिखना मत कि 15 मिनट है बाबा, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं पहले, प्लीज डोंट डू दैट। समझ लो, समझ लोगे तो घर पे भी कर ही लोगे। तीन ही मासेस लेके चलेंगे, फॉर्मूले को बढ़ा देंगे, 3 से ज्यादा होगा तो भी। यहाँ पे यू हैव एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपके पास है वाई एक्सिस। ओरिजिन से, अच्छा इस केस में इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इनको एनक्लोज करता हुआ जो बाउंड्री होगा,
उसके अंदर में कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, 2 मासेस के लिए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, 3 के लिए, 3 या 3 से ज्यादा है तो आप सबको एनक्लोज कर लो, उस बाउंड्री के अंदर ही कहीं लाई करेगा। मान लो हमने कह दिया कि सेंटर ऑफ मास यहां पर है। 4 पोजीशन वेक्टर्स चाहिए मुझे। ओरिजिन से m1 को जिस वेक्टर से ज्वाइन करेंगे, ये क्या कौन सा वेक्टर हो जाएगा? r1। ये किसका पोजीशन वेक्टर है? पहले मास का। ओरिजिन से m2 को ज्वाइन किया, इस वेक्टर को क्या नाम देंगे? r2। ओरिजिन से m3 को ज्वाइन किया, क्या वेक्टर होगा ये? r3। और ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन किया, तो ये कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी RCM। अब ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट्स कितना होता है सभी का? 0। तो सेंटर ऑफ मास से एक वेक्टर क्या इधर चाहिए होगा? सेंटर ऑफ मास से एक वेक्टर इधर चाहिए होगा। इसको यूज करके इन तीनों का वेक्टर सम हम 0 करेंगे। फॉर्मूला इजी है याद रखने को। ध्यान देना, अगर दो सक्सेसिव साइड्स बन रही है ए और बी से, तो तीसरा वाला क्या इन्हीं का रिजल्टेंट होता था। ठीक है, ट्रायंगल लॉ था। RCM प्लस ये व्हाइट वाला वेक्टर गिव्स R1। क्या इतनी बात से एग्री करते हो कि ये RCM प्लस ये वेक्टर जोड़ेंगे तो ये 2 सब्सिक्वेंट साइड्स है, क्या ये थर्ड साइड है? इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? B को क्या लिखा जा सकता है? जैसे C माइनस है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, इसको क्या लिखेंगे? R1 माइनस RCM। ठीक है, सो दिस इज R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। RCM प्लस ये वाला व्हाइट वेक्टर मिलके R2 देता है, इसको क्या लिखूंगा? R2 माइनस RCM। RCM प्लस ये वाला वेक्टर गिव्स R3, इसका नाम R3 माइनस RCM। ठीक है, समेशन ऑफ Z कितना लिख सकते हैं? 0। मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो जाना चाहिए? 0। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इसका m1 का मास मोमेंट क्या लिखेंगे? m1 इंटू R1 माइनस RCM। Z2 का क्या लिखोगे? ये वाला सेंटर ऑफ मास से ये वाला m2 इंटू R2 माइनस RCM। तीसरे का क्या लिखेंगे? R3 माइनस RCM। और सभी का सम कितना होना चाहिए? प्लस वाले टर्म्स कौन कौन से आएंगे? m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3। माइनस में क्या क्या मिलेगा? माइनस m1 इंटू RCM माइनस m2 इंटू RCM माइनस m3 इंटू RCM। तीनों को उधर ले जाके क्या पॉजिटिव बना सकते हैं? m1 इंटू RCM प्लस m2 इंटू RCM प्लस m3 इंटू RCM। राइट से क्या कॉमन मिल जाएगा? ब्रैकेट में क्या आएगा? m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? m1 प्लस m2 प्लस m3। और कॉमन क्या मिला था? RCM का फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है? m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3 अपॉन, और भी मासेस होते तो क्या करते? आ रहा है समझ में? तो मैं अलग कलर से कर देता हूं।
ध्यान से समझना। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x, y है तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप क्या लिखते थे वेक्टोरियली? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो R1 के M1 के करस्पॉन्डिंग क्या दो कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं? x1 y1। M2 को हम कह देंगे कहाँ है? x2 y2। M3 को कहाँ कह देंगे? x3 y3। और सेंटर ऑफ मास इज एट xcm ycm लिखा जा सकता है। अब ये सबको समझ आ रहा है क्या करना चाह रहा हूं? RCM को क्या ऐसे लिख सकते हैं? XCM I कैप प्लस YCM J कैप। मान लो तीनों कोऑर्डिनेट्स लेना चाहता हूं, ZCM के साथ क्या आ जाएगा? K कैप। x1 को R1 को क्या लिख दोगे? x1 I कैप y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। कैप मत लगाना यार बार बार, क्या हेडेक है। R2 को क्या लिख सकते हैं? x2 I कैप प्लस y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। ऐसे ही क्या R3 भी लिख लोगे? ठीक है, ये क्या हो जाएगा बता ही दो। x3 I कैप प्लस y3 J कैप प्लस Z3 K कैप। इसमें सब ये सब पुट करके करेंगे तो क्या आई कैप वाले टर्म्स अलग हो जाएंगे, जे कैप वाले अलग हो जाएंगे और के कैप वाले अलग हो जाएंगे। तो आपके पास तीन फॉर्मूले आएंगे, XCM का आएगा, YCM का आएगा और ZCM का आएगा। पैटर्न सेम है। XCM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3। और भी होगा तो ऐड कर लेंगे। नीचे में हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। और भी होगा तो जोड़ लेंगे। YCM को क्या लिख सकते हैं? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3। ZCM को क्या लिख सकते हैं? M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3। जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में यूज होगा। आ रहा है समझ में? अगर कोई पार्टिकल सपोज इस पे रखा है 2, -3 पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना यूज करोगे? y कितना यूज करोगे? -3। तो साइन के साथ लेना है, यहाँ तक लिखो। बाकी बातें कल ही हो पाएंगी क्योंकि इसके बाद मैं कुछ शुरू भी करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा। हीट एब्जॉर्ब को पॉजिटिव लेते हैं, हीट रिलीज को नेगेटिव लेते हैं। आप कहाँ से कहाँ लेके आ रही हो? वाटर टू आइस, हाँ रिलीज करेगा, नेगेटिव होगा। फ्यूजन या वेपराइजेशन के टाइम टेम्परेचर चेंज होता है क्या राजन?
क्या चेंज होता है फिर? M/L यूज़ करते वो तो ठीक है, मैंने पूछा क्या टेम्परेचर चेंज होता है, आपने आंसर दिया नहीं। तो क्या चेंज होता है? कुछ तो चेंज होता है। स्टेट। वो एनर्जी जो आपने दी फ्यूजन या वेपराइजेशन के टाइम, वो कहाँ गई? कैसे? बॉन्ड्स तोड़ने। ठीक है।